जानने के लिए हमें सबसे पहले पाषाण काल के बारे में जानना पड़ेगा। पाषाण काल क्या है? पत्थरों का काल। पत्थरों का जो काल है वो बहुत लंबे समय तक रहा है। पृथ्वी पर भी उसके अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर एविडेंस मिले हैं। प्राचीन काल में पाषाण काल की स्थिति में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये 3 काल पाए गए हैं। और नव पाषाण काल के अंतिम चरण में सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व आया, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल आया, और वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आया, और उत्तर वैदिक काल के बाद राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। राजनीतिक शक्ति के उदय में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश आए। ठीक है। और हर्यक वंश के टाइम पीरियड में ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ है। ठीक है। तो मौर्य वंश के बाद भारत में एक अंधकार में एटमॉस्फेयर आ गया, और इस एटमॉस्फेयर को हम मौर्योत्तर भारत के नाम से जानते हैं। और मौर्योत्तर भारत के अंतिम चरण में गुप्त वंश का उदय हुआ। गुप्त वंश के अंदर जो प्रतापी राजा हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, और इन शासकों ने गुप्त काल में भारत में एक स्वर्ण युग की स्थापना की और अच्छी अच्छी इमारतें बनवाई, अभिलेख बनवाए, चांदी के, सोने के सिक्के चलवाए, और इस तरीके से गुप्त काल में भारत बहुत ही उन्नति कर गया। इसी काल में एक महान लेखक थे जिनका नाम था कालिदास। कालिदास ने अपने ज्ञान के माध्यम से अच्छी अच्छी किताबें लिखी, जिसमें कुछ प्रमुख नाम हैं रघुवंश, ऋतु संहार, मालविका, अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभव। ठीक है। और इसी के समय में चंद्रगुप्त सेकंड के समय में ही नवरत्न की जो एक मंडली थी वो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में हुई, जो एक बहुत ही ऐतिहासिक और प्रतापी शासक थे। ठीक है। और गुप्त वंश के बाद भारत में हर्षवर्धन राजा बने, और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 647 AD में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में केंद्रीय शक्ति शून्य हो जाती है, जिस वजह से भारत में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश, है ना, ऐसे कई राजाओं का उदय हुआ, क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ, जिन्होंने भारत में कन्नौज की शक्ति को प्राप्त करने के लिए लगभग 200 वर्षों तक युद्ध किया। और इस युद्ध में उनकी शक्ति, उनका साहस धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि राजपूत काल लगभग भारत में 500 सालों तक रहा। राजपूत कालों में क्या हुआ कि सभी राजा एक दूसरे से लड़ने लगे, और इस स्थिति में भारत में एक शून्य जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। और इसी शून्य जैसी स्थिति के प्रति महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। बात कर रहे थे हम महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी ने भारत में केवल जो आक्रमण किया उसका एक ही प्रमुख उद्देश्य था, भारत से जो धन है उसको प्राप्त करना। और इस धन प्राप्ति के लिए महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण 1027 में किया, जो उसका 17वां आक्रमण था जाटों के विरुद्ध। और उसका जो प्रसिद्ध आक्रमण है 1025 में, वो सोमनाथ मंदिर पर था, जो गुजरात में है, जहाँ से उसे बहुत सारा खजाना मिला। महमूद गजनवी के आक्रमणों से भारतीय राजाओं ने कोई सबक नहीं लिया, और वो आपस में फिर लड़ने लगे, जिसकी वजह से भारत में मोहम्मद गौरी 1175 AD में आया, और उसने भारत में लूटने के उद्देश्य से आक्रमण नहीं किया, बल्कि यहाँ पर अपना शासन स्थापित करने के लिए आक्रमण किया था। और 1206 में मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक उसके राज्य की देखभाल करता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, इसी वजह से उसके द्वारा स्थापित वंश गुलाम वंश के नाम से ही जाना गया। भारत के इतिहास में ये वंश, पहला जो वंश है वो गुलाम वंश है। उसके बाद दूसरा वंश आता है खिलजी वंश, उसके बाद तीसरा वंश आता है तुगलक वंश, और उसके बाद चौथा वंश आता है सैयद वंश, और अंतिम जो वंश है वो है लोधी वंश। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करके बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की, और मुग़ल वंश भारत में 1526 से 1857 तक रहा है। तो कहते हैं गुलाम वंश की तरफ। और गुलाम वंश के जो पहले राजा हैं, शासक हैं, सुल्तान हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के मर जाते हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसके तथाकथित पुत्र आराम शाह ने दिल्ली की सल्तनत पर अपना शासन स्थापित किया, लेकिन उसकी अयोग्य प्रतिभा के कारण सभी सरदारों ने मिलकर उसे पराजित कर दिया, और इल्तुतमिश को